नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले यहां पर रुपए पे चर्चा करेंगे, जहां पर हमने लगातार गिरावट यहां पर बनते हुए देखी है। आज एक और दिन है और रिकॉर्ड लोज पर यहां पर रुपया लगातार कारोबार करता हुआ नजर आया है। कुछ ही पैसे दूर हमने इसे 96 के लेवल से बनता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर 2 दिन में 2 नोटिफिकेशंस हमने यहां पर अथॉरिटीज की तरफ से आते हुए देखी है। एक तो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर और दूसरा जो ऑथोराइज्ड एडवांस्ड ऑथराइजेशन है जो कि एक्सपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं सोने के इंपोर्ट के लिए, उसके ऊपर भी एक सख्ती यहां पर सरकार की तरफ से आती हुई नजर आई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आईएफए ग्लोबल एंड मिलियंस के फाउंडर अभिषेक गोयनका, जीजेपीसी के गोल्ड पैनल के कन्वीनर के श्रीनिवासन, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले रुपए पे एक ध्यान दे लेते हैं यहाँ पर, जहां पर हमने बड़े मूव्स आते हुए देखे हैं। अभिषेक, कैसे देखते हैं आप ये ऑल टाइम लोज 96 ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑन चार्ट्स है, यहाँ से अब किस तरह के मूव एक्सपेक्टेड हैं? मनीषा, नॉर्मली रुपया जब भी 4-5% के आसपास वीक होता है, हम नॉर्मली देखते हैं नॉर्मल कंडीशन वो मीन रिवर्ट करके 3% एनुअल डिप्रिसिएशन पे स्टडी करता है। किंतु इस बार सिचुएशन ये हो गई है कि कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों तरफ से हमें मार पड़ रही है। मतलब टैरिफ से चालू हुआ और उसके बाद आईटी सर्विसेज, उसके बाद ये वॉर्स, ऑयल प्राइसेस, गोल्ड इंपोर्ट एंड एफआईआई के कंटिन्यूस आउटफ्लोज और इनफ्लोज के फॉर्म पे ज़्यादा इनफ्लोज हमारे पास आ नहीं रहे हैं किसी भी फॉर्म पे। और आरबीआई ने काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खर्च कर दिया है, और जो कि ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर रह रहे हैं, वो भी अपने रिजर्व्स को स्पेयरिंगली यूज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली सिचुएशन में पता नहीं है कितने दिन तक ऑयल 100 के ऊपर रहेगा और हमारी करंट अकाउंट 1% से 2% के आसपास भी जाने की संभावना है। ये सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है, तो यहाँ प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है मनीषा, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बरकरार रहेगी तो आरबीआई मार्केट में कम इंटरवीन करेगा, एक्सपोर्टर की सेलिंग है नहीं, इंपोर्टर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो वन साइडेड डॉलर लॉन्ग ट्रेड है। तो आई वुड जस्ट से कि भाई अगर सिचुएशन बरकरार रही तो वीकनेस बरकरार रहेगी, और सिचुएशंस में अगर कोई बड़ा डॉलर इनफ्लो का प्लान इंडिया में आ गया, जैसे 2013 में इन्होंने एफसीएनआर का विंडो खोला था, या फिर किसी हद से इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बिकॉज चारों तरफ ये करेंसी जाने दे रहे हैं और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ रहा है। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो भले ही थोड़ा सा नीजर रिएक्शन आए और रुपया स्ट्रांग हो, या कोई डॉलर इनफ्लो का विंडो खोलते हैं। गोल्ड पे इन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया, बट उससे मार्केट में कोई खास फर्क पड़ा नहीं। तो आई थिंक स्टॉप एट दैट। तो ये सिचुएशन देख के ही हम कॉल ले पाएंगे कि रुपया कहाँ जाए। लेकिन एक वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर इस क्वार्टर के लिए क्या नजर आता है, क्योंकि मार्केट्स अब यहाँ पर 97, 98, कुछ रिपोर्ट्स 100 की भी बातें करने लगे हैं। अभिषेक, सर में क्या है ना, जब वो फ्री फॉल आती है कोई भी करेंसी में, तो कोई भी लेवल ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट मैथमेटिकली तो अब लेवल डिराइव नहीं कर सकते हैं इन लेवल्स पे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक साल में 13% गए हैं, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन मोटा मोटी एक साल में हो गई है। तो anybody's guess मनीषा 97, 98, but I don't think मैथमेटिकली कोई भी लेवल डिराइव करना संभव होगा। पर अभिषेक, आप कहेंगे यहाँ से और डेप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन है? वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। फिलहाल तो ये बाय ऑन डिप्स ही है। टेक्निकली भी हायर टॉप्स ही बना रहा है मार्केट, तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल तो। अभिषेक, जिस तरह की मार्केट फिलहाल है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट साइकिल मूव करती हुई नजर आई है, बाजार यहाँ पर जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट की चिंताओं से जूझ रहा है, जिस तरह से पीएम का रिमार्क आया और उसके बाद हमने काफ़ी सारे मेजर्स भी यहाँ पर आते हुए देखे। आज एक फ्यूल हाइक भी हो चुकी है जो 4 साल में पहली है, शायद और होगी, बाजार इसका इंतजार कर रहा है, शायद रेडी भी है। किस तरह का सिनेरियो आगे हम देख रहे हैं? सो आई थिंक अर्निंग्स के हिसाब से अर्निंग्स थोड़े बेटर हो रहे हैं मनीषा। तो इक्विटी मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक फ्लो तो 30,000 करोड़ का आ ही रहा है, और वहाँ बाइंग भी आ रही है, और कल के एफआईआई नंबर्स थोड़े ठीक ठाक आए थे इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स पोजीशंस। इक्विटी मार्केट ठीक ठाक है। प्रॉब्लम ये है बिकॉज डॉलर डिमांड एंड सप्लाई के कारण करेंसी में इम्पैक्ट होता है,
और जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स की इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, उसमें आप रेट नहीं बढ़ा रहे हो, कैपिटल आउटफ्लो कुछ कर नहीं सकते, तो आप करेंसी को जाने दे रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर या तो आप रेट बढ़ाओ, रेट आप बढ़ा नहीं पा रहे हो बिकॉज ग्रोथ सफर करेगा, तो वो सिचुएशन में हमारी करेंसी आई है। has become a very bad word in the global market because अगर आपके यहाँ बॉन्ड इंटरेस्ट 7% है, इक्विटी मार्केट 10-12% की एनुअलाइज रिटर्न देती है, तो करेंसी अगर इतनी जा रही है तो बाहर वाले इंडिया को कंफर्ट उनको मिल नहीं रहा है, जबकि वो कॉप्सी, ताइवान, जापान मार्केट तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज वहाँ प्रॉफिट पूल्स बहुत बढ़ रहे हैं। जब तक हमारे एंड से, बिकॉज बाहर वाली चीज़ें हमारी पास कंट्रोल में नहीं है, जब तक हम कोई डॉलर इनफ्लो का कोई बड़ा कदम ना उठाए तब तक सिचुएशन खराब है। पॉइंट टेकन अभिषेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली रुपए में और गिरावट के संकेत हैं। अगर हम डॉलर इनफ्लोज को लेकर कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाते हैं तब तक रुपए में यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बरकरार रह सकता है, और जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, ऑफकोर्स और वीकनेस आगे जाकर यहाँ पर रह सकती है। वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इस साल की शुरुआत करीबन 84-79 के साथ हुई थी पिछले 12 महीने में रादर, एंड देन उसके बाद हमने 95-96 तक के लोज यहाँ पर रुपए में आज फिर से बनते हुए देखे हैं। वंदना हमारे साथ हैं। वंदना, आप कैसे देखती हैं रुपए को? मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत यहाँ पे क्रिटिकल है मनीषा, क्योंकि आप देखेंगे, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं देख रही थी कि हर $10 जो यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है वो हमारे इंपोर्ट बिल को करीब करीब $18 बिलियन से बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने 65 से लगभग यहाँ पे $100 तक आता हुआ देखा है क्रूड को। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये सिचुएशन थोड़ा सा वर्स्ट होता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अभी इनसाइट यहाँ पे कुछ मतलब सॉल्यूशन निकल के आ नहीं रहा है। ईरान और यूएस का कुछ टैंकर्स यहाँ पे 30 टैंकर्स जो है वो पास ऑन किए, तो इसकी वजह से लग रहा है कि हल्का एक जो मतलब कूल डाउन हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन रियल इम्पैक्ट अभी आना है इसका बाकी है। मुझे लग रहा है कि एक बार रुपया जो है, जो हम 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, अब वो कोई बहुत दूर नहीं रह गया। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे जाने में थोड़ी तो परेशानी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 98-99 यहाँ तक रुपया जो है डिप्रिशिएट होके आ सकता है। और ये जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि ये वर्स्ट सिचुएशन है। ऑलराइट। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो स्टेटमेंट्स भी आती हुई कि चीन के साथ ट्रेड संबंध स्थिर रहने के ऊपर यहाँ पर दोनों ही पार्टीज में, दोनों ही प्रेसिडेंट्स में एक समर्थन बनता हुआ नजर आया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी तक हमने कच्चे तेल पे कुछ आता हुआ नहीं देखा वंदना, क्योंकि 107 के ऊपर और उसके आसपास के स्तर फिलहाल। वो स्टैंड इनका जो कि बाजार यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ पे ट्रम्प कन्विंस कर पाए चाइना को कि वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कूल डाउन हो ईरान वाला इशू, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। रेदर उनका एक स्टेटमेंट आया कि अब यहाँ पे वो पेशेंस लूज कर रहे हैं। तो अगेन लग रहा है कि कहीं वो चाइना से वापस जाए और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे आ जाए कि ईरान पे फिर से यहाँ पे अटैक की बात हो। तो बाजार इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब करीब से देख रहा है, वॉच कर रहा है, और यही कारण है हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड प्राइसेस है वो कूल डाउन होगा, लेकिन वो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने $100 के करीब ही आता हुआ क्रूड ऑयल को देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब रिलीफ नहीं है मार्केट को, और जिस तरीके से सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं। और मनीषा, ये मुझे लग रहा है कि ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसका जो प्लेटफॉर्म है ये कोविड से बना था, सप्लाई डिसरप्शंस का। कोविड आया, फिर रशिया यूक्रेन आया, फिर हम ये थर्ड फेज में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतने जल्दी इतना सप्लाई डिसरप्शंस आना, मतलब ग्लोबल मार्केट इसको मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करता है, फिर हमारे पास एक नया प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशंस में अभी थोड़ा सा क्रिटिकल स्थिति रहेगी। चाहे वो तो इन्फ्लेशन डेटा में हमें दिख ही गया है, और वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे तो नजर आएगा, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डेटा में नजर आएगा, जीडीपी में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आप यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सारे डेटा ये जो सिग्नल्स है ये देंगे, और इसमें मुझे लग रहा है कि अगला क्वार्टर भी हमारा यहाँ पे बहुत खराब ही रहने वाला है। फेयर पॉइंट दैट। और इवन एज यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं। जो बाजार फिलहाल मिस कर रहा है वो ये है कि चाइना प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, और वो एक सहमति अगर है तो दोनों की एक जॉइंट स्टेटमेंट या फिर चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट का बाजार को फिलहाल इंतजार है। इज द रीजन कि हमने एक बहुत बड़ा रिएक्शन यहाँ पर अनटिल नाउ कच्चे तेल के प्राइसेस में आता हुआ नहीं देखा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, उस पर एक रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। एज ऑफ नाउ जहां तक कच्चा तेल है 102, 107.5, मतलब तेजी के साथ जिस तरह की बढ़त एशियन मार्केट्स में देखने को मिली थी उसी के साथ फिलहाल भी यहां पर कारोबार है। और डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर यहां पर हमने फिर से बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन यानी कि सेफ हेवन बाइंग, एनर्जी बाइंग अभी तक यहां पर जो की त्यों बनी हुई नजर आई है। हमारे साथ के श्रीनिवासन जुड़ चुके हैं। मिस्टर श्रीनिवासन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमने ऑस्टेरिटी कॉल यहाँ पर पीएम की तरफ से आता हुआ देखा है,
पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक और उसके बाद एक्सपोर्टर्स के हिसाब से जो एडवांस ऑथराइजेशन है उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन है। कैसे ही इन सब चीज़ों को आप देखते हैं और ये साल इन सब चीज़ों के चलते कैसा रहेगा? ऑलराइट मिस्टर श्रीनिवासन, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल गोल्ड एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट और ट्रेड इस साल के लिए? अभी एक्चुअली क्या थोड़ा टफ ही लगता है। लास्ट 2 महीने से एक्सपोर्ट का गोल्ड नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट थोड़ा करेक्टिव एक्शन लेने के चक्कर में एक्सपोर्ट का गोल्ड भी नहीं मिल रहा है। ये अभी ये 2 महीना गया तो वापस तो नहीं आएगा। अभी एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा डल ही लगता है कि गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, सब जगह पे बिक्री भी कम है, वो हिसाब से ऑर्डर्स की कमी आ रहा है। लास्ट ईयर जो क्वांटिटी किया ये क्वांटिटी करना भी मुश्किल है, ऐसा मेरे को लगता है। मिस्टर श्रीनिवासन, अगर कुछ नंबर्स यहाँ पर हम काम कर सकें, अगर लास्ट ईयर 700 टन्स के आसपास का इंपोर्ट था, कितना कम इंपोर्ट इस साल में देखने को मिल सकता है? और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक डिमांड सब की बात है, कितना आपको लगता है 20-30% से वो वॉल्यूम गिर सकता है? नहीं, 30-40% के ऊपर भी गिरने का चांस है। अभी डोमेस्टिक में अभी हो रहा है 50% का बिजनेस, ये इंटरनेशनल को भी लागू है। वो हिसाब से मेरे को लगता है जो वॉल्यूम वाइज 50% होगा। अगर भाव बढ़ गया तो वैल्यू टर्म्स मेरे ख्याल से आप जो बोलता है 20-30% का कम हो सकता है। I'm assuming, Mr. Srinivasan, कि council and associations and individual jewelers भी यहाँ पर in some sense regulators से, ministry से बात करेंगे। क्या आप किस तरह से नया स्टेप यहाँ पर है, या फिर आपने रिजाइन कर दिया टू द फैक्ट कि यहाँ लोअर ही नंबर्स देखने को मिलेंगे? आप जो बोलता है सही है। अभी भी हम लोग भी अपॉइंटमेंट मांगा है मिनिस्ट्री से। अभी जब भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा एक्सपोर्ट जमीन ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल के तरफ से हम लोग जाएगा। हमारा जो भी तकलीफ है गवर्नमेंट को बता के उसको ठीक करने के लिए पूरा का पूरा कोशिश करेगा। हम लोग बोला है कि जल्दी में जल्दी हमको अपॉइंटमेंट दो करके। अभी जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा उधर जाके मिनिस्ट्री को जाके मिलके अपन इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है वो रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है मिस्टर श्रीनिवासन, दुबई ऑफ कोर्स थोड़ा सा वीक मार्केट है, लेकिन चाइना, यूएस एंड इन सम सेंस यूरोप यहाँ पर खुलता हुआ नजर आया है। फर्स्ट क्वार्टर के एक्सपोर्ट स्लाइटली ऑन द वीकर साइड थे। इस क्वार्टर में क्या रहने की उम्मीद है? ये भाव जैसा जैसा बढ़ता है ना, उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। वो खाली ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, खाली इंडिया के लिए वॉल्यूम कम होता है ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया में वॉल्यूम कम होता जाता है भाव बढ़ने से। वो हिसाब से मेरे को लगता है अभी दुबई अभी पिकअप होने स्टार्ट किया। फिर भी अभी एक्चुअली के इधर से वो कार्गो है ना, इंडिया से जो एक्सपोर्ट करने का कार्गो वगैरह अभी फिलहाल बंद किया हुआ है। अभी मालूम नहीं है क्या होने वाला है करके। मेरे को तो ओवरऑल मेरे को लगता है ये क्वार्टर भी कम ही होएगा। ऑलराइट, मेजर सीजन जो इंडिया मार्केट्स के लिए आता है मिस्टर श्रीनिवासन, वो सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर रहता है, स्पेशली वो क्वार्टर जहाँ पे धनतेरस एंड दिवाली होती है। कितना प्रिपेयर्ड हैं हम उस क्वार्टर के लिए, उस महीने के लिए? क्या वहाँ पर भी वॉल्यूम्स हिट होंगी? टू लॉन्ग और अभी उसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकता है क्योंकि ये सब वैल्यू के ऊपर है। वैल्यू स्टेबल होगा तो हम बिजनेस अच्छा होएगा। अगर वैल्यू स्टेबल नहीं होएगा, अगर गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया, बिजनेस एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। मेरे को लगता है कि ये क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर कम ही होएगा बिजनेस। दिवाली भी ये कम, सब कुछ डिपेंड्स अपॉन गोल्ड रेट है। गोल्ड रेट अगर स्टेबल या कम होगा तो अच्छा बिजनेस होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। पॉइंट टेकन मिस्टर श्रीनिवासन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक वॉल्यूम्स एंड वैल्यू की बात है, पिछला क्वार्टर कमजोर था, ये क्वार्टर भी वैसा ही रहने की उम्मीद है। जैसे मिस्टर श्रीनिवासन ने हमें कहा कि ऑफकोर्स दिवाली थोड़ी दूर है, वहां तक गोल्ड प्राइसेस कैसे रहते हैं, जो पॉलिटिकल टेंशंस कैसी हैं, उस सब पर नजर रखनी होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली, इंपॉर्टेंटली, काउंसिल यहाँ पर मिनिस्टर्स एंड कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर के साथ यहाँ पर अपॉइंटमेंट सीख कर रही है। वहां पर बातचीत में क्या निकल के आता है, वहां से भी फर्दर डायरेक्शंस आएंगे। वंदना, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को लेकर आपकी क्या सेंस है? क्या लगता है यहाँ से क्या होगा?
मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर आज की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे पैनिक है। केविन वॉश का भी आने का एक रिएक्शन मार्केट में आया है और लग रहा है कि एक बार अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही मनीषा, तो मुझे लग रहा है कि अक्रॉस द ग्लोब हम एक बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राइमरी एक स्टेप्स होता है जब इन्फ्लेशन बहुत हाइक होता है तो एक करेक्टिव मेजर्स लिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में गोल्ड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और लोअर साइड, और 45-35 के करीब मुझे लग रहा है 4535 के करीब इंटरनेशनल मार्केट जो है वो गिर सकती है। हमारी मार्केट में यहाँ पे कैप्ड रहेगा, रुपया यहाँ पे अगेन डेप्रिशिएट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 1,57,000 55,000 तक प्राइसेस आ सकता है। लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म सिनेरियो, नेक्स्ट वीक से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से ऊपर की तरफ आ सकता है। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा था, इतना ही स्ट्रांग करेक्शन है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $73 $75 तक चांसेस है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हायर लेवल से आए, और अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 2,70,000 से 68,000 तक आ सकता है। तो क्लियरली आज के लिए ये जो दिन है ये थोड़ा बेयरिश रहेगा एंटायर कमोडिटी काउंटर के लिए ज्यादातर में। लेकिन अगर अगले हफ्ते देखें तो मुझे लग रहा है कि इन कमोडिटीज में फिर से फ्रेश बाइंग आ सकती है। पॉइंट टेकन। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रेश बाइंग की इंतजार किया जाएगा। एज ऑफ नाउ जैसे हम देख सकते हैं अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही है। सोना ओवरनाइट 2% गिरा था, चांदी में 3% की गिरावट थी और आज के दिन एशियन बाजार में फिर से कुछ और मुनाफा वसूली दोनों ही चीज़ों में देखने को मिली है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।